20वीं सदी के अंत में वियना में काम करते हुए उन्होंने मनोविश्लेषण विषय को आगे बढ़ाने से पहले एक न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने प्रस्तावित किया कि लोग अचेतन इच्छाओं और दमित यादों से प्रेरित होते हैं और टॉक थेरेपी के माध्यम से उन प्रेरणाओं को सचेत करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उनका प्रभाव लोगों की नजर में अन्य सभी मनोवैज्ञानिकों से कहीं ऊपर है। लेकिन क्या सिगमंड फ्रॉयड मानव स्वभाव के बारे में सही थे? और क्या उनके तरीके वैज्ञानिक थे? ऑर्डर ऑर्डर, आज हमारे स्टैंड पर डैड है। नहीं जज साहब, ये डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड हैं, जो मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे नवीन विचारकों में से एक हैं। छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रचार करने वाला अहंकारी। कौन सा? उन्होंने चिकित्सा जगत से खारिज मामलों को देखा। फ्रॉयड की निजी प्रैक्टिस में उस समय हिस्टीरिया नामक रोग से ग्रसित महिलाओं का इलाज होता था और उनकी शिकायतों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया गया था। शुरुआत में अवसादग्रस्त महिलाओं से लेकर पीटीएसडी पीड़ित पहले विश्व युद्ध के दिग्गजों तक का इलाज किया। फ्रॉयड की टॉक थेरेपी ने काम किया और उन्होंने रोगियों को जो दृश्यता दी, उन्होंने चिकित्सा प्रतिष्ठान को यह मानने के लिए मजबूर किया कि उनके मनोवैज्ञानिक विकार असली हैं। उन्होंने निश्चित रूप से अपने सभी रोगियों की मदद नहीं की। वे मानते थे कि हमारा व्यवहार अचेतन आग्रहों और दमित यादों से बनता है। उन्होंने आघात से बचे लोगों के व्यवहार के पीछे आधारहीन, अचेतन या तर्कहीन कारकों का आविष्कार किया और वास्तविक नुकसान पहुंचाया। कैसे? उन्होंने कुछ सबसे प्रसिद्ध केस अध्ययन में गलत तरीके से दावे किए कि उनके इलाज से रोगी ठीक हो गए, जबकि असल में उनकी हालत खराब हो गई थी। बाद में उनके सिद्धांतों से प्रभावित चिकित्सकों ने अपने मरीजों को बचपन में हुए दुर्व्यवहार की कथित दमित यादों को ठीक करने के लिए प्रेरित किया, जो कभी नहीं हुई थीं। जिंदगियां और परिवार बिखर गए। बाद में काम के गलत उपयोग के लिए वो दोषी नहीं है, ये प्रोजेक्टिंग है। उनके बहुत से विचार बिना किसी गलत प्रयोग के हानिकारक थे। उन्होंने समलैंगिकता को विकासात्मक गड़बड़ी के रूप में देखा। उन्होंने लिंग ईर्ष्या शब्द गढ़ा, जिसका अर्थ है कि महिलाएं जीवन भर लिंग की कमी से परेशान रहती हैं। फ्रॉयड अपने युग की उपज थे। हाँ, कुछ विशिष्टताएं गलत थीं, लेकिन उन्होंने भविष्य के वैज्ञानिकों के लिए अन्वेषण, जांच और निर्माण के लिए एक नई जगह बनाई। आधुनिक चिकित्सा तकनीकें जिन पर लाखों लोग भरोसा करते हैं, उनके द्वारा मनोविश्लेषण के साथ शुरू किए गए काम से सामने आई और आज हर कोई जानता है कि वो एक अचेतन है। उस विचार को फ्रॉयड ने लोकप्रिय बनाया था। मनोवैज्ञानिक आज केवल संज्ञानात्मक अचेतन में विश्वास करते हैं, इस तथ्य में कि आप एक निश्चित समय पर होने वाली हर चीज के बारे में नहीं जानते। फ्रॉयड इस विचार को बहुत आगे ले गए और हर चीज को गहरा अर्थ बताया। उन्होंने अपने सिद्धांत वैज्ञानिक विचारों पर बनाए, जो कि उनके समय में भी पुराने थे, न कि केवल आज के मानकों के अनुसार। उदाहरण के लिए, उन्होंने सोचा कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान प्राचीन इतिहास में घटनाओं की जैविक विरासत से लिया गया है। और मेरा मतलब प्राचीन है, जैसे हिमयुग या मूसा की हत्या। फ्रॉयड और उनके निकटतम सहयोगियों का वास्तव में मानना था कि इन प्रागैतिहासिक झटकों का मानव मनोविज्ञान पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सोचा कि यौवन के दौरान कामुकता के प्रति ठंडी उदासीनता का चरण वस्तुतः हिमयुग की प्रतिध्वनि थी। इस तरह की काल्पनिक मान्यताओं के साथ हम उन्हें गंभीरता से कैसे लें? सदियों पहले के किसी भी प्रसिद्ध विचारक के ऐसे विचार हैं जो आज के मानकों के अनुसार काल्पनिक लगते हैं, लेकिन हम इस आधार पर उनके प्रभाव को कम नहीं कर सकते। फ्रॉयड कई क्षेत्रों में विचारों को जोड़ने वाले एक प्रवर्तक थे। उनकी अवधारणाएं अपने अनुभवों को समझने और उनके बारे में बात करने के तरीके को आकार देने के लिए रोज उपयोग होती हैं। एडिपस कॉम्प्लेक्स, अहंकार और एड, सुरक्षा तंत्र, मृत्यु की कामना, सभी फ्रॉयड। फ्रॉयड ने अपने को सामाजिक सिद्धांतकार नहीं कहा। उन्होंने जोर दिया था कि उनका काम वैज्ञानिक है, मतलब असुविधाजनक तथ्यों को दबाया। फ्रॉयड के सिद्धांत असत्य थे, मतलब वो सही थे? नहीं, उनके विचार इस तरह फ्रेम थे कि उनकी अनुभव से पुष्टि नहीं हो सकती थी। फ्रॉयड उस मनोविश्लेषण पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करते थे जिसका वो प्रचार कर रहे थे। वो चिकित्सा के प्रभाव के बारे में निराशावादी थे। क्या? शायद मुझे लेट जाना चाहिए। सिगमंड फ्रॉयड के कई विचार आधुनिक विज्ञान के अनुरूप नहीं हैं और उनकी नैदानिक प्रथाएं आज के नैतिक मानक पूरा नहीं करती हैं। साथ ही उन्होंने मनोविज्ञान और समाज में क्रांति ला दी और भावना पर चर्चा के लिए एक शब्द भंडार बनाया। फ्रॉयड ने अपने हिस्से की गलतियां की, लेकिन क्या कोई विचारक इस बात के लिए जिम्मेदार है कि आने वाली पीढ़ियां अपने विचारों को कैसे उपयोग में लाती हैं?
जब हम इतिहास को परीक्षण में डालते हैं तो क्या वो दोष, श्रेय या मुक्ति के पात्र हैं? क्लियोपैट्रा पर इस वीडियो के साथ विवादास्पद शख्सियतों का परीक्षण जारी रखें। वो इतिहास में सबसे बदनाम महिलाओं में से एक बनी हुई हैं। क्या वो केवल एक कुशल बहकाने वाली महिला थी या वो अपने आप में एक महान शासक थी? ये आप पर निर्भर है कि आप निर्णय लें।